नवी मुंबई में बढ़ रहा है अवैध निर्माण। अधिकारियों द्वारा कार्रवाई या फिर कार्रवाई का सिर्फ नाटक। आखिर कब गिरेंगे अवैध कंस्ट्रक्शन? अवैध कंस्ट्रक्शन को कौन दे रहा है बढ़ावा? किसका है वरदहस्त? आयुक्त साहब, देखिए क्या चल रहा है आपके राज्य में। नवी मुंबई शहर 21वीं सदी का शहर और इसी शहर में बसा है घनसोली। आज हम आपको इसी घनसोली के अवैध कंस्ट्रक्शन की यानी अवैध निर्माण की कहानी सुनाने वाले हैं। जी हाँ, अवैध निर्माण और इसी अवैध निर्माण पर अनदेखी करने वाले नवी मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों की दास्तां। एक तरफ नवी मुंबई महानगर पालिका अवैध निर्माण पर कार्रवाई करती है, पर दूसरी तरफ अवैध निर्माण करता कार्रवाई के बाद फिर से अपना कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है यह कंस्ट्रक्शन रविवार या फिर छुट्टी के दिन किया जाता है ताकि अधिकारियों को इसके बारे में पता ना चले। अब सच में अधिकारियों को पता चलता है या नहीं यह तो अधिकारी ही जानते हैं, पर हम तो आपको बताना चाहते हैं सच और दिखाना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ सच। आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरह से निर्माणों के चलते घनसोली पूरी तरह से फैल गई। अब हम कुछ सवाल जनता के सामने रखना चाहते हैं। आखिर कार्रवाई के बाद भी अवैध कंस्ट्रक्शन कैसे बढ़ रहे हैं? कार्रवाई या फिर कार्रवाई का नाटक? अगर सच में महानगर पालिका इस अवैध कंस्ट्रक्शन को नहीं बढ़ाना चाहती है या फिर इस पर अंकुश लगाना चाहती है, तो फिर इस अवैध कंस्ट्रक्शन को सीवरेज लाइन कैसे दी जाती है या फिर दी हुई सीवरेज लाइन को क्यों नहीं तोड़ा जाता? दूसरी तरफ इसी अवैध कंस्ट्रक्शन को पानी दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए सच में कार्रवाई या फिर कार्रवाई का एक नाटक। नवी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त इनके आदेशों के पालनों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम आए दिन अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रहे हैं, पर सच क्या है ये तो आपके सामने देख रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को बिल्डिंग के कुछ लैब गिराए जाते हैं और रविवार को फिर से उसका काम शुरू होता है। साहेब, हे जे अनधिकृत बांधकाम दिवसेंदिवस घनसोली क्षेत्रामध्ये वाढतंय, काय सांगाल याबाबत? याबाबत सर्वे चालू आहे। सर्वेप्रमाणे नोटीस देण्यात आलेल्या आहेत। सर्वे झाल्यानंतर अतिक्रमणची कारवाई जसा पोलीस उपलब्ध होईल त्याप्रमाणे करण्यात येते। सध्या तरी 4 इमारती त्याच्यावर कारवाई करण्यात आलेली आहे। सर, ह्या ज्या पूर्वी ज्या बिल्डिंग होत्या त्यांना सिवरेज लाईनचं कनेक्शन दिलेलं आहे, ते सिवरेज लाईनचं कनेक्शन कसं देण्यात येतं? सिवरेज लाईनचं कनेक्शन कार्यालयाकडून दिले नाही, चोरी ते घेतले असेल त्याच्या कारवाईसाठी प्रसारित करण्यात। मग ते कनेक्शन कधी तोडलं? सिवरेज लाईनचं वेगळं डिपार्टमेंट आहे, मला नाही सर, त्यांच्याकडून कारवाई अपेक्षित आहे। वॉर्ड ऑफिसर म्हणून तुम्हालाच आम्ही प्रश्न विचारणार नाही, विचारला तरी त्या बाबतीमध्ये सिवरेजचं एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर सिवरेज यांच्याकडून कारवाई त्यांना बोलून घ्याल का? नाही, त्याने तुम्ही सेपरेट तुम्ही मुलाखत घेऊ शकता। ठीक आहे, एक शेवटचा प्रश्न. सर, हे जे काही कारवाई आपण करता आपल्या डिपार्टमेंटद्वारा केली जाते, परंतु कारवाई नंतर पण ते पुन्हा येतं, ह्यासाठी आपण काय प्रयत्न करता? जसं पालिकेकडं मर्यादित आपला कर्मचारी स्टाफ आहे। एक वेळेस कारवाई दुसरीकडे होते, तिसरीकडे होते, चौथीकडे होते, त्यानंतर वेळोवेळी लक्षात आल्यावर पुन्हा कारवाई करण्यात चालूच असते। नियमित कारवाई आयुक्तांनी असं सांगितलं होतं की जिथे जिथे इलिगल बिल्डिंग चालू आहे तिथे तिथे पालिकेने बॅनर लावले आणि त्या बिल्डिंग बॅनर लावावे जेणेकरून गरिबांचं कोणाचं नुकसान होऊ नये। आपण अजूनपर्यंत किती बिल्डिंगला बॅनर लावले? बॅनर सध्या लावलेले नाही। कारवाई फक्त MRTB नोटीस करण्यात येते, गुन्हा दाखल करण्यात येतो, एवढीच कारवाई। एकूण साधारणतः किती बिल्डिंगचे काम चालू आहे तुमचे? आता बिल्डिंगचं असं नाही, माझ्या तरी अंदाजाने सर, अंदाजाने असा काय मी सर्वे केलेला नाही। मंथली सर्वे कधीपर्यंत करा? सर्वे कधी म्हणजे मंथली जेवढी
चालू आहेत, पाहणी देतात, त्याचा इकडे ॲड करण्यात येतो. त्याची माहिती लागली तर देतो आम्ही तुम्हाला. आजपर्यंत किती बिल्डिंग तुम्ही पाडल्या आहेत? पडले तर कमीत कमी 4 बिल्डिंगला आम्ही कारवाई केली मिळाल्यापासून. साधारणतः सर तुम्हाला इथे येऊन किती दिवस झाले? 4 महिने झाले, 4था महिना चालू आहे, 3 महिने झाले मला. तर त्याच्या आधी तुम्ही काय सर्वे केला आहे का की इथे इलिगल बिल्डिंगचे काम चालू आहे? जे चालू आहे त्याच्यामध्ये माझ्या काळामध्ये मी जवळजवळ 16 पाहण्या अहवाल केले. 6 बिल्डिंगवर आम्ही 4 बिल्डिंगवर कारवाई केलेली आहे. पूर्ण त्याची पुष्टी झाल्यानंतर त्याची FIR दाखल करण्याची कारवाई चालू आहे. आणि साहेब किती बिल्डिंगला नोटीस देण्यात आलेली आहे? 53. मी सांगितलं 16 बिल्डिंगला आम्ही जवळजवळ MRDP नोटीस देण्यात आलेली आहे सध्या. माझ्या काळात पूर्वीचं आम्ही काही लक्षात घेतलेलं नाही सध्या. आणि सर दुसरी गोष्ट की हे जे स्लॅब जे पडतात हे रविवारीच पडतात. रविवारी असं तर रविवारी सुट्टीच्या दिवशी पडत असतील तर ते आपण रविवारी तर कारवाई करत नाही सुट्टीच्या दिवशी. सोमवारी कारवाई त्याच्यावरती. स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव द्वारा बनाई गई स्वच्छता के लिए अमृत महोत्सव का उत्सव पूरे देश भर में मनाया जाएगा. 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आज़ादी से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां मनाई जाएगी. इसका उद्देश्य नागरिकों को एक साथ लाना और शहर को कचरा मुक्त बनाना है. 17 सितंबर को केंद्र सरकार द्वारा इंडियन स्वच्छता लीग नामक प्रतियोगिता की घोषणा की गई है. इस आयोजन का प्रारूप कचरा मुक्त शहर के लिए युवाओं की रैली होगा. स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज टॉय की थान राष्ट्रीय स्तर का चैंपियन 2 अक्टूबर को होगा. आयोजन की थीम यूथ वर्सेस गार्बेज है और कमिश्नर अभिजीत बांगर ने युवाओं से इसमें भाग लेने की अपील की है. इसमें भारत के 1800 शहर भाग लेंगे. इस टीम का नाम नवी मुंबई इको नाइट होगा. इस टीम का लोगो भी सामने आया है. टीम के कप्तान पद्मश्री शंकर महादेवन होंगे. इसके बारे में अधिक जानकारी कमिश्नर अभिजीत बांगर ने दी है. विशेष असं कारण आहे. आपल्याला कल्पना आहे की स्वच्छतेसाठी संपूर्ण देशभरामध्ये स्वच्छ सर्वेक्षणच्या माध्यमातून अनेक उपक्रम राबवले जातात. स्पर्धा तर एक भाग झाला, परंतु त्याच्या व्यतिरिक्त अनेक उपक्रम राबवले जातात. आणि ही जशी स्वच्छता ही निरंतर प्रक्रिया आहे त्याचप्रमाणे त्या स्वच्छतेसाठी जे प्रबोधन केलं जातं ती सुद्धा निरंतर प्रक्रिया आहे. असं म्हणलं जातं की यू कॅन नेव्हर बी टू क्लीन. त्यामुळे आपण कितीही स्वच्छतेचे नवीन नवीन मापदंड जरी आपण पार केले तरी आपल्याला पुढे जाण्यासाठी स्कोप हा कायम राहतो. आणि त्यासाठी केंद्र शासनाचं जे मिनिस्ट्री ऑफ हाऊसिंग अँड अर्बन अफेअर्स जे डिपार्टमेंट आहे, म्हणजे केंद्र शासनाचा नगर विकास विभाग, ज्यांच्या माध्यमातून स्वच्छ सर्वेक्षण केलं जातं, त्या विभागाच्या माध्यमातून एक स्वच्छ अमृत महोत्सव आयोजित करण्याचा निश्चित करण्यात आलेला आहे. आपल्याला कल्पना आहे आपण यावर्षी स्वातंत्र्याची 75 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत आणि त्याचा आपण एक अमृत महोत्सव साजरा करतोय. या साजरा करण्याचा या ठिकाणी हा प्रयत्न केला जातो. या स्वच्छ अमृत महोत्सव मध्ये विविध याची उपांग आहेत. यामध्ये आपल्याला 17 सप्टेंबर ज्याला आपण सेवा दिवस म्हणून केंद्र शासनाच्या वतीने साजरा केला जातो ते 2 ऑक्टोबर जो महात्मा गांधींची जयंती आहे आणि त्या दिवशी स्वच्छता दिवस म्हणून तो साजरा केला जातो. अशा 15 दिवसांच्या कालावधीमध्ये विविध उपक्रम स्वच्छतेशी संलग्न आयोजित करणं आणि ते दिवस साजरे करणं हे अपेक्षित आहे. स्वच्छ अमृत महोत्सव मध्ये जी या पूर्ण महोत्सवाच्या मागची थॉट प्रोसेस आहे याच्यामध्ये नागरिकांनी एकत्र यावं. जे बाबी या स्वच्छ अमृत महोत्सवाच्या माध्यमातून शासनाने एम्फसाइज करायचं ठरवलेलं आहे, ज्याच्यावरती भर द्यायचा ठरवलेला आहे, त्या बाबी म्हणजे जॉईंट ऍक्शन असतील. सो इंडियन स्वच्छता लीगचा एक भाग म्हणून आपण इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन त्या ठिकाणी राबवतोय. अपेक्षा आहे की साधारणतः 250 पर्यंत शाळा त्यामध्ये पार्टिसिपेट करतील. त्यामध्ये महानगरपालिकेच्या आणि खासगी शाळा पण असतील. आणि त्या शाळांना आपण असं ऑब्जेक्टिव्ह दिलेलं आहे की त्यांनी त्या ठिकाणी एक तर शाळेने रजिस्ट्रेशन करावेत मुलांचे, त्या ठिकाणी मुलं त्यांची येतील आणि त्या माध्यमातून त्यांना आपण 3 थीम दिलेले आहेत. इट कुड बी रिलेटेड टू सोर्स सेग्रिगेशन और क्लीनलीनेस अँड द थर्ड ऍस्पेक्ट इज अबाउट बॅन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक. या मुद्द्यांवरती त्यांनी आपल्या टीम ज्या येतात त्या टीम्सच्या माध्यमातून
ती थीम सादर करावी आणि ती सादर करताना इधर दे कुड डू थ्रू कॉस्ट्युम, स्लोगन अशा पद्धतीने त्यांनी ती करणं अपेक्षित आहे. त्यांचं इंडिपेंडंट ज्युरीकडनं रँकिंग केलं जाईल आणि शाळांमधनं आणि कॉलेजेसमधनं 3-3 असे 1-2-3 असे आपण रँक काढून त्यांचाही त्या ठिकाणी ट्रॉफी देऊन गौरव केला जाणार आहे. या व्यतिरिक्त 2 महत्वाचे कार्यक्रम 17 तारखेला आपण जे करतोय त्यामध्ये एक आहे पाम बीच रोडवरती एक कार्यक्रम आपण नियोजित केलेला आहे जो आहे ह्युमन चेंजच्या स्वरूपामध्ये. मोराज सर्कल पासून ते महानगरपालिका मुख्यालयापर्यंत पाम बीच रोडचं साधारणतः अंतर आहे 7.5 किलोमीटर. तर 7.5 किलोमीटरची ह्युमन चेन त्या ठिकाणी आपण प्लॅन केलेली आहे आणि ह्या ह्युमन चेनच्या माध्यमातून आता आपण जो स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करतोय तो पण योग ह्याच्यासोबत आपण साधतोय. राज्य में दशहरा सभा को लेकर शिवसेना और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले समूह के बीच टकराव के बीच एक और विवाद खड़ा होने की संभावना है, क्योंकि एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे की पत्नी करुणा मुंडे ने भी ऐलान किया कि वह भगवानगढ़ में दशहरा सभा करेंगी. यह जानकारी करुणा मुंडे ने पुणे में मीडिया से बातचीत के दौरान दी. इस अवसर पर करुणा मुंडे ने कहा, चूंकि मैं भी वंजारी समुदाय की बहू हूँ और दशहरा के दिन मुंडे के एकमात्र कुल का जन्मदिन है, मैं भगवानगढ़ में दशहरा सभा आयोजित करने जा रही हूँ. 7 से 8 साल से भगवानगढ़ में दशहरा सभा नहीं हुई है. उन्होंने घोषणा की कि टूट चुकी दशहरा सभा की परंपरा इस साल फिर से शुरू की जाएगी. के साथ और शिंदे साहब के साथ मैं भी इस रेस में हूँ. मैं वंजारी समाज की बहू हूँ, मुंडे परिवार की बहू हूँ आज 26 सालों से, तो 110% मैं भी इस रेस में शामिल हो चुकी हूँ. सब अपनी अपनी पद्धति से कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तो कर ही लेंगे. जैसे हमारे एकनाथ शिंदे जी तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनको हैट्स ऑफ करती हूँ और सैल्यूट करती हूँ और दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ कि जो आज महाराष्ट्र में किसी सत्ताधारी ने जो हिम्मत नहीं दिखाई कि करुणा धनंजय मुंडे का नाम भी अपने मुंह से ले लें. आज मैं ऐसी रणरागिनी हूँ महाराष्ट्र की कि जिसका नाम लेने से भी लोग डरते हैं, और ऐसी रणरागिनी को अपना मतलब जिसका नाम लेने से भी लोग डरते हैं, आज ऐसी रणरागिनी को शिंदे साहब ने मंत्रालय में विधान भवन में और आज अपनी बात रखने का मौका दिया, तो मैं उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ. और वो कहीं ना कहीं तो अपना जो दशहरा मेलावा है वो ले ही लेंगे. अच्छा सॉरी, मुझे ये मालूम नहीं था क्योंकि मैं राजकारणी नहीं हूँ. और दशहरा मेलावा शिवाजी पार्क में होता है ये तो मुझे मालूम था, और भगवानगढ़ में होता है ये भी मुझे मालूम था, पर इसके अलावा कहीं नहीं होता ये मुझे नहीं मालूम था. तो इसके लिए मैं ये भी बोलूँगी कि अब इन 2 कैंडिडेटों के साथ, उद्धव ठाकरे जी के साथ और शिंदे साहब के साथ मैं भी इस रेस में हूँ, और मैं भी दशहरा मेलावा जो है वो भगवानगढ़ पे लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वंजारी समाज की बहू हूँ, मुंडे परिवार की बहू हूँ आज 26 सालों से, तो 110% मैं भी इस रेस में शामिल हो चुकी हूँ. तो मेरा भी महाराष्ट्र की जनता से हाथ जोड़ के वो है निवेदन कि मेरा दशहरा मेलावा भगवानगढ़ में स्वागत करें. मैं खुद दशहरा मेलावा पे, और उस दिन सबसे खुशी की बात यह है कि मेरी बेटी शिवानी धनंजय मुंडे का बर्थडे है उस दिन वहाँ पे, तो मैं भी 1001% वहाँ पे दशहरा में. किसानों को एफआरपी सहित गन्ना बकाया के विभिन्न मुद्दों पर स्वाभिमानी हमलावरों ने ब्याज सहित एफआरपी का तत्काल भुगतान करने की मांग की है. इस मार्च में बड़ी संख्या में किसानों ने ट्रैक्टरों के साथ सहभाग लिया. परभनी के संत तुकाराम कॉलेज मैदान से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया. नगर से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक किसान मार्च में राजू शेट्टी के साथ साथ स्वाभिमानी के कई नेताओं, कार्यकर्ता और अधिकारियों ने भाग लिया था. स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के संस्थापक राजू शेट्टी के नेतृत्व में परभनी में एक भव्य ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया गया. राजू शेट्टी ने 100 से अधिक ट्रैक्टर ले गए कलेक्टर कार्यालय पर धावा बोल दिया. 1 महीने के भीतर कारखानों को बकाया एफआरपी राशि का भुगतान करना पड़ा. इस समय मांग की गई. राजू शेट्टी ने चेतावनी दी कि 1 महीने में राशि प्राप्त नहीं होने पर अगला सीजन शुरू नहीं होने दिया जाएगा. त्याच्यामध्ये दुरुस्ती करायचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, कारण केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यामध्ये दुरुस्ती फक्त केंद्रच करू शकतं किंवा केंद्र सरकारच्या परवानगीनं राज्य करू शकतं. परंतु केंद्र सरकारची परवानगी नसताना सुद्धा महाविकास आघाडी सरकारच्या काळामध्ये बेकायदेशीररित्या दुरुस्ती करण्याचा केलेला आहे. त्याला आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिलेलं आहे. त्याची 17 तारखेला सुनावणी आहे. परंतु बेकायदेशीररित्या केलेल्या ही जे दुरुस्ती होती त्या दुरुस्तीनुसार सुद्धा कारखान्याचा सीझन संपल्यानंतर 15 दिवसाच्या आत पूर्ण एफआरपी कारखान्याने द्यायची होती.
तर त्याला 15% व्याजाची कायद्यामध्ये तरतूद आहे. परंतु यांच्यामध्ये व्याज राहिलं बाजूला, मुद्दल अजून मिळायला तयार नाही. अशी एकूण साखर कारखानदारांची परिस्थिती आहे. तेव्हा येत्या महिन्याभरामध्ये दोन्ही कारखान्यांनी पूर्ण FRP शेतकऱ्यांना द्यावी, अन्यथा सीझन चालू होऊन देणार नाही. पितृपक्ष की शुरुआत के साथ ही प्रसाद के लिए विभिन्न सब्जियों की मांग भी बढ़ गई है, तो आलू, भिंडी, गवार, धान और सब्जियों के दाम भी बढ़ने लगे हैं। साथ ही पिछले एक सप्ताह से हो रही बारिश के कारण खेतों में लगी सब्जियां भी बर्बाद हो गई है। कम आवक और मांग बढ़ने के कारण सब्जियों की कीमतों में तेजी आ गई है। विक्रेताओं ने बताया कि मांग की तुलना में कम आपूर्ति के कारण कीमत बढ़ी है। किसान इस बात पर संतोष व्यक्त कर रहे हैं कि महीने भर पहले गिरती कीमतों के कारण जिन सब्जियों को सड़क पर फेंकना पड़ रहा था, अब उनके लिए अच्छे दाम मिल रहे हैं। शिवसेना में नाराजगी नहीं, शिवसेना की ताकत दिखाने के लिए मंगलवार को हिंगोली में कार्यकर्ताओं के लिए जोश रैली का आयोजन किया गया था। समारोह का आयोजन मुख्य संपर्क बबनराव थोराट की उपस्थिति में किया गया। शिवसेना नेता भास्कर जाधव ने एक पोस्टर पर बाला साहेब की तस्वीर लगाने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आलोचना की है, जो देशद्रोही कहते हैं कि शिवसेना पार्टी प्रमुख हमारे नेता है, हमारे रक्षक है, उनके सामने रखे बोर्ड से उनके पिता का नाम हटा देना चाहिए, उसका घर और उसे शिवसेना प्रमुख के नाम से बदल दे, हम आपकी वफादारी देखना चाहते हैं, इसकी आलोचना की गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ जाधव ने उदय सामंत की भी आलोचना की। भास्कर जाधव हिंगोली कस्बे में शिवसेना द्वारा आयोजित एक बैठक में बोल रहे थे। बाला साहेब ने हिंगोली में बीजेपी की कमान संभाली तो आज बड़ी हो गई, लेकिन बीजेपी ने मुसीबत तभी दी जब वह शिवसेना को संभालना चाहती थी। इतना ही नहीं, अमित शाह महाराष्ट्र आकर शिवसेना को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं। शिव सैनिकों को मत छोड़ो, आगने वाले चुनाव में हम उनसे बदला लेंगे, मिट्टी में बात करने वाले को हम डाल देंगे। शिव हिंगोली में हुई बैठक में शिवसेना नेता विधायक भास्कर जाधव ने अपील की थी। मी काहीच बघत नाही। आदरणीय शरद पवार साहेबांना चारी बाजूने भाजपने दुखावलेलं आहे। शरद पवार साहेब आमच्यासारखे बोलत नाहीत, परंतु न बोलता त्यांचं कौशल्य ते भाजपला लवकरच दाखवतील एवढंच मी सांगतो। दिल्लीमध्ये राष्ट्रवादीचं अधिवेशन पार पडलं आणि त्या अधिवेशनामध्ये पक्षांतर्गत दुसऱ्या पक्षांतर्गत विषयामध्ये उदय सामंतांना धमकी देण्यात आली, जाळून टाकेल असं धमकी देण्यात आली। नाना पटोले होते, पोलिसांच्या समोर अशी धमकी देण्यात आली आहे। उदय सामंत सारखा भंपक माणूस मी कधी बघितला नाही। मागच्या वेळेला मंत्रिमंडळात असताना अशाच पद्धतीनं माझ्या गाडीवर दगडफेक झाली म्हणून सांगितलं आणि पोलीस संरक्षण वाढवून घेतलं। त्याच्यानंतर हा आमच्या थोरातांच्यावर खोटी अशा पद्धतीनं आक्षेप घेऊन तिथं संरक्षण वाढवून घेतलं। त्याच्या अगोदर एक घटना मला आठवते की असं काहीतरी स्टंटबाजी करायची आणि स्टव वाढवून घ्यायचं। कोण आहे उदय सामंत धमक्या द्यायला? कोण आहे कोण उदय सामंत? उदय सामंत कोणाशी प्रामाणिक राहिलेत? जिथे राहिलेत त्याच्या विरोधात जे होते त्यांच्याबद्दल कधी कुठं कोणाशी बोललेत? मी 16 तारखेला आदित्य ठाकरे हे रत्नागिरीमध्ये आहेत, त्या संदर्भात उदय सामंत काय आहेत हे मी सांगणार आहे। तुम्ही मला हा विचारला नको होता प्रश्न, कारण उदय सामंत हा माझ्या दृष्टीनं अतिशय किरकोळ विषय आहे।